Now dear students, let us start this new lecture on concept of equivalence. मैंने क्या बताया था अभी लास्ट लेक्चर में? मैंने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट के इक्विवेलेंस और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंस बराबर होते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया था मैं एक बार और बताता हूं। तो मैंने बताया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इसे तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंस या तुल्यांक की संख्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, तुल्यांक और तुल्यांकी भार अलग अलग होते हैं। हाँ, तुल्यांक आ जाए, ग्राम तुल्यांक आ जाए, तुल्यांक की संख्या आ जाए, एक ही बात है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया है A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो A के तुल्यांक बराबर B के तुल्यांक बराबर C के तुल्यांक बराबर D के तुल्यांक, चारों के तुल्यांक आपस में बराबर होते हैं। अब बात आती है तुल्यांक है क्या? हमें समझ में नहीं आता यार ये तुल्यांक है क्या। तो पहला फॉर्मूला तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में आता हूं तुल्यांक पे, ठीक है? तो तुल्यांक इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू होता है n इंटू एन गुणांक, लिखते जाओ, मोल इंटू एन गुणांक। n क्या है? मोल, ठीक है? n गुणांक मोलरता इंटू आयतन इंटू n गुणांक, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू n गुणांक। जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बनाया है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? और लिखते जाओ, वॉल्यूम ऑफ गैस एनटीपी एसटीपी जैसा बोल दे क्वेश्चन अपॉन 22.7। पुराने जमाने में 22.4 होता था। अगर किसी क्वेश्चन में 22.4 से आंसर आ रहा है तो उससे कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, ये तुल्यांकी भार है और ये तुल्यांक है, दोनों अलग अलग है। फिर बोल रहा हूं, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता नहीं है, नॉर्मलता इंटू आयतन, आयतन लीटर में होगा, ठीक है? ये लिख लिया, बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे अवोगाड्रो संख्या गुणा n गुणांक। ये भी ध्यान रखना, कैसे? मोल की जगह क्या लिख दिया? अणुओं की संख्या बटे Na, यानी आपके पास अगर मोल दिए हो और अणुओं की संख्या पूछी, इन दोनों के तुल्यांक बराबर कर देना। मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद प्रतिशत W बाय V इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू n गुणांक, आयतन अपॉन n गुणांक, प्रतिशत W बाय V बटे मोलर द्रव्यमान विलय का, सॉल्यूट का, ठीक है? यहां आ जाएगा प्रतिशत W बाय W इंटू 10 इंटू घनत्व, विलयन का घनत्व इंटू आयतन इंटू n गुणांक बटे मोलर द्रव्यमान विलय का, ठीक है? फॉर्मूला लिख लो, सारे फॉर्मूले इससे क्लियर हो जाएंगे। ये भी लिख लो, ठीक है? मोलरता का फॉर्मूला लिख लो, मेरे को डिराइव करना पड़ेगा, मैंने रट नहीं लिखा। मोलरता इंटू 1000 होता है बटे डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा आपका, ये इसकी जगह आ जाएगा m मोलरता इंटू घनत्व इंटू 1000 बटे 1000 प्लस मोलर द्रव्यमान किसका? विलय का, गुणा आयतन गुणा n गुणांक। ये आपको याद रखना, ठीक है? ये छोटा m क्या है? मोलरता। इसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तुल्यांक कहते हैं, इसे नंबर ऑफ फैराडे भी कहते हैं, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है
वो 1 फेराडे होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1 फेराडे। 1 फेराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश। सर ये फेराडे यहाँ कहाँ आया? अभी तक तो आपने पढ़ाया नहीं। बच्चे पूछते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ ये काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला सब जगह काम आएगा। आई करंट टी टाइम सेकेंड्स में अपॉन 96500। अगला लिख लो आवेश Q बटे 96500। मैंने क्या कहा, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद कर लिया तो जिंदगी झिंगा लाला। कौन सा ऐड है? टाटा स्काई का। तो ये फॉर्मूला जिसने याद नहीं किया और समझो उसकी गई भैंस पानी में। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। अब इसे काम में कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुल्यांक क्या रहता है। अच्छा, अब अगर किसी ने पूछ लिया कि सर मुझे मोलरता पता है और मोललता निकालनी है, पहले तो सबके नामकरण संस्कार बोलता जाता हूं, लिखते जाना। एन है मोल, NF का मतलब एन गुणांक, मोलरता कैपिटल है, मोलरता र मोलरता, आयतन एन गुणांक, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू एन गुणांक, गैस का आयतन STP पे बटे 22.7 गुणा एन गुणांक, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता इंटू आयतन, अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, प्रतिशत W/V गुणा 10 गुणा आयतन लीटर में गुणा एन गुणांक बटे मोलर द्रव्यमान विलय। मैं MM लिख देता हूं मोलर द्रव्यमान को, ताकि मोलरता और मोलर द्रव्यमान में आपस में दिक्कत ना हो। प्रतिशत W/W इंटू 10 इंटू घनत्व विलियन की, ग्राम पर ml में होगी, घनत्व ग्राम पर ml में, आयतन एन गुणांक और मोलर द्रव्यमान विलय का, ठीक है। मोललता घनत्व विलयन का गुणा 1000 गुणा आयतन गुणा एन गुणांक बटे 1000 प्लस मोलर द्रव्यमान विलय का, ठीक है। ये इधर गया, लिख लिया। आयतन लीटर में एन गुणांक, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फेराडे, आई करंट, ये काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहां काम नहीं आएगा फॉर्मूला। आई करंट, टी टाइम सेकेंड्स में, टी समय किसमें? सेकेंड्स में, बटे 96500। Q आवेश बटे 96500, ये भी वहां काम आएगा। करंट इंटू टाइम को आवेश कहते हैं, ये वहां काम आएगा, यहां काम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, अब ये फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? अरे एक बार याद कर लिया ना तो समझ लो जिंदगी झिंगा लाला, बहुत आसान है, एक बार याद कर लिया। शुरू में कठिन लगेगा और ये सर याद करने में बैंड बज जाती है, लिख लिख के कर लो, थोड़ा सा कठिन लगेगा, आयनिक हो जाएगा। तुम सोचो तो सही कितने सारे चैप्टर कवर कर रहा है, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन, आयनिक, ठीक है, और क्या बोला मैंने? रेडॉक्स तो खुद है ही, मोल और आयनिक हो गया, ये क्या नाम है आपका, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा और भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स में आपका ये कवर हो जाता है। नाउ अब मेरे को किसी ने मोल दिए, क्या दिए? किसी ने मोल, और किसी ने पूछ लिया प्रतिशत W/V बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके बराबर कर दे, जो पूछा जाए और जो दिया जाए उन दोनों को बराबर कर दे। प्रतिशत W/V पूछा है और मोल दिया है, तो इसको बराबर इसके कर दे। अब पूछा है आयतन पूछ लिया, गैस का आयतन पूछ लिया और मोल दे दिया, तो मोल और गैस का आयतन दोनों वाले फॉर्मूले बराबर कर दें। किसी ने मोलरता पूछ लिया और नॉर्मलता दे दी, तो नॉर्मलता और मोलरता वाला फॉर्मूला बराबर कर देंगे, नॉर्मलता और मोलरता वाला फॉर्मूला बराबर कर देंगे। अगर किसी ने मोललता पूछ लिया, मोललता और नॉर्मलता दे दी है, तो नॉर्मलता और मोललता वाला फॉर्मूला बराबर कर देंगे। किसी ने पूछ लिया प्रतिशत W/V बताओ, अगर प्रतिशत W/W है तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो किसी भी फॉर्मूले को किसी के साथ बराबर करके हम जो हमें चाहिए वो हम निकाल देंगे, ठीक है। कैसे? अभी समझना,
अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद जरूर करना है। तो याद रखना, किसी के भी तुल्यांक किसी के साथ बराबर कर सकते हैं। कैसे देखना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन की बारी आ गई है, ध्यान सुनना। अब हमें बोला गया कुछ भी ले लो, क्या ले लो, H2SO4 ले लो। हमें दिया गया 0.1 m 100 ml H2SO4, ठीक है। इसकी नॉर्मलता निकालो, ये नॉर्मलता निकालो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि यार हमें दे दिया 0.1 m 100 ml H2SO4, नॉर्मलता निकालो। बड़ा आसान है इसको करना, कैसे करेंगे बताओ भाई। H2SO4 के तुल्यांक बराबर H2SO4 के तुल्यांक, क्योंकि वही है जो पदार्थ आपस में उनके तुल्यांक बराबर कर सकते हैं। जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला था, तुल्यांक का नॉर्मलता इंटू वॉल्यूम वाला लगा दिया। यह मोलरता में क्या है, मोलरता इंटू आयतन इंटू एन गुणांक। जो दिया है, मोलरता दी है और नॉर्मलता पूछी है, दोनों के फॉर्मूले को बराबर कर दिया। नॉर्मलता क्या आएगी, मोलरता है 0.1, एन गुणांक कितना है 2, 0.2 आ जाएगी नॉर्मलता। समझ में आया या नहीं आया, ये बात ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 0.2 n हो गया। नॉर्मलता की मात्रक भी n ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 आया कि 0.1 m 200 ml H2SO4 में 100 ml 400 बोल 400 ml जल घोल दिया गया। मोलरता फाइनल बतानी है, अंतिम मोलरता बतानी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, वापस से सुनना। शुरू में कुछ मोलरता आती है, बच्चे कहते हैं सर मोलरता है क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बार बता, मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, दिस इज द बॉक्स। नाउ इसमें पानी है, अब आपने शक्कर डाल दी इसमें, तो पानी मीठा हो गया। मिठास जो है वो मोलरता। आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल दी, ये मीठा हो गया। अब इसमें आपने और पानी मिला दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले तो आपके पास, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वापस से। मान लो बॉक्स नीचे रख खाली है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, 1 चम्मच चीनी ली और इसके अंदर डाल दी। अब 1 चम्मच चीनी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, विलियन बना दिया, मिठास है कुछ। अच्छा एक बात सुनना, अब मैंने उस विलियन में, यानी जो विलियन आया जिसकी मोलरता कुछ कुछ आई, उसमें मैंने पानी घोल दिया। क्या डाल दिया, पानी। जैसे इसमें मैंने पानी डाला, अब क्या होगा, ये मिठास कम हो जाएगी पर शक्कर उतनी रहेगी, चीनी उतनी रहेगी। चीनी कितनी थी, 1 चम्मच, पहले भी बाद में भी चीनी कितनी है, 1 चम्मच। केवल विलियन का आयतन बदल गया। यार एक बार बताओ, मिठास कम हो जाएगी। थोड़ा सा पानी था उसमें चीनी थी, अब पानी बढ़ा दिया तो मिठास कम हो जाएगी। चीनी तो उतनी ही है, चीनी कम नहीं हुई है। कौन सी मूवी है वो, चीनी कम चीनी कम, ठीक है। तो हमारे पास ये बात ध्यान रखनी है कि मोलरता जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि सांद्रता है मोलरता होती कितने मोल प्रति लीटर हमारे पास अणुओं की संख्या है। तो अणुओं की संख्या प्रति लीटर, अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अणुओं की संख्या प्रति लीटर कम हो जाएगी पर कुल संख्या उतनी ही रहेगी शक्कर की। मिठास कम हो जाएगी यानी सांद्रता कम हो जाएगी। तो सांद्रता जो है वो कुल क्वांटिटी से, हम यूं नहीं कह सकते कि कुल क्वांटिटी कम कर दी, हमने पानी बढ़ा दिया, इसलिए मिठास कम हो गई। तो कभी भी क्वेश्चन आया तो यार एक बात बताओ, पहले के तुल्यांक पहले जितनी शक्कर थी, किसका, H2SO4 का, बराबर बाद का तुल्यांक बाद में जितनी शक्कर थी। तो पहले और बाद की शक्कर बराबर है या अलग अलग, सेम है ना। जब भी तो दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए, पहले की शक्कर और बाद की शक्कर। यानी अगर कभी भी आपके पास विलियन दिया उसमें पानी मिला दें तो शुरू में और अंत में हमारे पास क्या होगी, मोलरता हमारे पास बदल जाएगी पर शक्कर उतनी रहेगी। तो मोलरता फाइनल इंटू आयतन फाइनल इंटू एन गुणांक बराबर मोलरता शुरुआती आयतन शुरुआती इंटू एन गुणांक। मेरे हिसाब से हर बच्चे को एक क्लियर होना चाहिए, अंतिम मोलरता हमसे पूछी जा रही है। आयतन कितना होगा, 400 और 200 600। ये एमएल में लेते हैं, इधर भी एमएल में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वरना लीटर में ले लो। अगर ज्यादा तुम्हें कंफ्यूजन कभी भी आए, लीटर में ले लो। शुरुआती आयतन कितना है, 200। तो अब हमारे पास अंतिम मोलरता कितनी हो जाएगी, 0.1/3।
ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे की कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। अगर मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, 0.1 mH इसका आयतन ले लो, 200 ml H2SO4 ले लिया, प्लस 0.2 m 400 ml H2SO4 ले लिया, प्लस 400 ml पानी मिला दिया। यानी आपने क्या किया, एक H2SO4 का विलयन है, दूसरे H2SO4 का विलयन है, दोनों को मिक्स कर दिया, साथ में कुछ पानी भी मिला दिया। तो बोल रहा है यार अंतिम मोलरता बताओ। अंतिम मोलरता पूछ सकता है, अंतिम नॉर्मलता पूछ सकता है, जो भी है। ठीक है, मान लो नॉर्मलता पूछी, ये लो, तुम भी क्या याद रखो। ठीक है, सॉल्यूशन तो क्या करोगे, तुल्यांक फाइनल, अंतिम तुल्यांक क्या होंगे, पहले के तुल्यांक प्लस दूसरे के तुल्यांक, हाँ या ना। पानी का क्या करेंगे, पानी का तो लास्ट में आयतन में जोड़ देंगे। तो इसके तुल्यांक प्लस इसके तुल्यांक, यानी इस विलयन के तुल्यांक प्लस इस, यानी इसका H2SO4 प्लस इसका H2SO4 बराबर क्या हुआ, टोटल H2SO4। तो ये बिल्कुल आसान है। तो हमारे पास क्या है, अच्छा अंतिम क्या पूछा, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता वाला फॉर्मूला पूछ लगा दो। अगर मान लो मोल पूछे होते तो मोल वाला फॉर्मूला लगा दो, जो पूछा जाए वो लगा दो। फॉर्मूला तुम्हें ये बात ध्यान रखना है, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, जो पूछा जाए और जो दिया जाए उस हिसाब से फॉर्मूला लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या आएगा, मोलरता इंटू आयतन इंटू एन गुणांक प्लस मोलरता इंटू आयतन इंटू एन गुणांक। ठीक है, तो हमारे पास अंतिम नॉर्मलता निकालनी है, आयतन कितना हुआ, तीनों को जोड़ दो, 200 और 400, 600 और 400, 1000 ml में लेते हैं, ये ml में लिया तो ये भी ml में। शुरुआती मोलरता 0.1 ml में कितना, 200 ml, एन गुणांक कितना 2, प्लस दूसरा कितना 0.2 इंटू ml में 400 इंटू एन गुणांक 2। मेरे हिसाब से इसे हल कर लोगे, करूं घर तक छोड़ू। एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा 4 यानी 40, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 80, यही होगा। तो अपॉन 1000 नीचे चला जाएगा, तो आपके पास अंतिम नॉर्मलता आ गई। बड़ा आसान है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको तुल्यांक के बारे में आइडिया है तो। याद रखना, अगर मान लो अनुमापन हुआ, ठीक है, अब अनुमापन पे आते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे अनुमापन की। अनुमापन यानी टाइट्रेशन। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास अनुमापन आए तो हम क्या करते हैं, अनुमापन में हमें ये बात ध्यान रखनी है, यानी टाइट्रेशन में हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमारे पास 4 तरीके से टाइट्रेशन होते हैं, पर सिलेबस में जनरली यही हम यूज करते हैं। पहला तो अम्ल क्षार, एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा आपके पास अनुमापन क्या आता है, दूसरा आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। तीसरा आपके पास आता है प्रेसिपिटेशन अनुमापन। ठीक है, और चौथा भी होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सब ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अम्ल क्षार टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का सिंपल मीनिंग है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास मान लो, ये लेते हैं, हमारे पास मान लो क्या है, हमारे पास क्षार है, क्षार को नापना है, तो अम्ल ऊपर धीरे 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 अम्ल इसमें डालेंगे। ठीक है, इसमें जैसे ही सूचक अपना रंग बदल देगा हम इसको ऊपर से डालना बंद कर देंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि क्षार जो है उदासीन हो गया। क्षार उदासीन हो गया यानी कितना अम्ल का आयतन हमने
खत्म किया, यानी अम्ल का आयतन हमें पता लग गया और अम्ल की हमारे पास मोलरता पता थी, इसकी मोलरता आ जाएगी। कैसे सुनना, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्वेश्चन करते हैं पहले वाले का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे, ठीक है। 0.1 m 200 ml H2SO4 लिखना। 0.1 m 200 ml H2SO4 यदि 1000 ml NaOH को उदासीन करता है, यदि 1000 ml NaOH को उदासीन करता है तो NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? तुल्यांक किसके? NaOH के। NaOH ने किसको खाया? H2SO4 को। मैंने तुल्यांक कैसे बराबर किए वापस से समझ लेना, हम अच्छे से जानते हैं। H2SO4 प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। तो ये इसको खा रहा है, ये इसको पूरी तरीके से उदासीन कर रहा है, तो इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक, वही तो मैंने किए, ठीक है। तो तुल्यांक दोनों के बराबर कर दिए। अब मुझे NaOH की मोलरता चाहिए, तो मोलरता वाला फॉर्मूला, अगर नॉर्मलता चाहिए होती नॉर्मलता वाला, वजन चाहिए होता वजन वाला फॉर्मूला। अभी मैं समझाऊंगा। दोनों का n गुणांक सेम नहीं है, काटना नहीं। मोलरता इसकी निकालनी है। NaOH का हमने शायद 1000 लिया है, n गुणांक कितना है? 1। मोलरता हमारे पास कितनी है? इसकी H2SO4 की 0.1। आयतन कितना है? 200। n गुणांक हमारे पास कितना आएगा? 2। हल करेंगे तो मोलरता आ जाएगी। किसकी मोलरता आएगी? NaOH की मोलरता। बड़ा आसान। एक और क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन नंबर 5। 800 ग्राम NaOH, 800 ग्राम NaOH को जब 2 लीटर H3PO4 विलयन में मिलाया जाता है, H3PO4 विलयन में मिलाया जाता है, तो यह अम्ल को पूर्णतः उदासीन कर देता है। तो यह अम्ल को पूर्णतः उदासीन कर देता है। नॉर्मलता पूछे, मोलरता अम्ल की, तो अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी इसकी मोलरता हमें निकालनी है, ठीक है। हमें इसकी मोलरता निकालनी है। अब हमारे पास क्या? तुल्यांक बराबर कर दो। H3PO4 के तुल्यांक याद करो, मैंने H3PO4 का तुल्यांक n गुणांक बताया था। H3PO4 का n गुणांक 3। H3PO3 का n गुणांक बताओ 2, क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन 2 ही होते हैं, मैंने बताया है। और H3PO2 का n गुणांक बताओ। H3PO2 का n गुणांक 1, क्योंकि एक ही अम्लीय हाइड्रोजन होता है। तो H3PO4 के तुल्यांक बराबर किसके तुल्यांक? NaOH के तुल्यांक। H3PO4 के तुल्यांक और NaOH के तुल्यांक बराबर कर दिए। इसकी मोलरता चाहिए, इसलिए मोलरता वाला फॉर्मूला। अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ भाई? NaOH का क्या दिया है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दो। द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा n गुणांक। याद आया? तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। मोलरता हमें निकालनी है। आयतन कितना दिया है H3PO4 का? 2 लीटर दिया है, शायद लीटर में ही लेंगे, याद रखना। n गुणांक H3PO4 का 3, ऐसा ही मात्रा के लीटर में। अगर इधर ml और इधर ml होता बात अलग होती, ठीक है। द्रव्यमान कितना लेंगे? NaOH का 800 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान NaOH का 40। n गुणांक कितना है NaOH का? 1। तो मोलरता हमारे पास कितनी आएगी? ये गया 4 टू जाए 20, ठीक है। 20/6 मोलरता। समझ में आया नहीं आया? देखो हमने क्या किया, 2 लीटर ही लिया ना, देख लेना यार, डेटा वेटा ऊपर नीचे नहीं हो गया। अच्छा सुनना, H3PO4 के तुल्यांक बराबर NaOH के तुल्यांक क्यों किए? जैसे मैंने यहाँ किए थे, यहाँ पे भी क्या होगा? H3PO4 प्लस NaOH गिव्स क्या बनाएगा? लवण प्लस जल। तो लवण के तुल्यांक भी बराबर कर सकता था, इसके तुल्यांक बराबर लवण के तुल्यांक, याद रखना।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि अम्ल क्षार अनुमापन आ जाए, अनुमापन में कुछ नहीं करना। अनुमापन समझ में आया नहीं आया तुम तो समझो, सिंपल सी बात है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हो, डायग्राम वाइग्राम बनाया, वैसा सब कुछ आता नहीं है, परेशान मत होना, अभी शीट करोगे सब हो जाएगा। हम अनुमापन में जब भी क्वेश्चन आए तो इसके तुल्यांक को इसके तुल्यांक क्या कर दें, बराबर कर दें, तो दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए, आंसर आ गया। अगर मान लो दो अम्ल एक क्षार को उदासीन करें तो कैसे होगा, सुनना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 लिखना। 0.1 m, अब थोड़ा मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन में, 100 ml HCl प्लस नॉर्मलता लेते हैं, 0.1 n नॉर्मलता लिए, 200 ml H2SO4 लिख लो इसे, 0.1 m 100 ml HCl तथा 0.1 n 200 ml H2SO4 के मिश्रण को अब लेते हैं, मोल ले लें, 2 मोल NaOH पूर्णतः उदासीन करता है, के मिश्रण को 2 मोल NaOH पूर्णतः उदासीन करता है, तो नहीं X मोल लिखो, सारा डेटा आ गया। तो X के मिश्रण को X मोल NaOH पूर्णतः उदासीन करता है, 2 की जगह X कर लो, तो X का मान ज्ञात करो, तो X का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 0.1 m 100 ml HCl तथा 0.1 n 200 ml H2SO4 के मिश्रण को X मोल NaOH पूर्णतः उदासीन करता है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है हमारे पास। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सुनना, अम्ल किसको खा रहा है, क्षार को, तो अम्ल के तुल्यांक बराबर क्षार के तुल्यांक, तो दोनों अम्ल के तुल्यांक जोड़ने पड़ेंगे, याद रखना, क्योंकि दोनों अम्ल को एक क्षार खा रहा है, तो जो जिसको खत्म करे या जो जिसके साथ अभिक्रिया करे उन दोनों के तुल्यांक बराबर कर देंगे। दोनों अम्ल के तुल्यांक क्यों जोड़े हैं मैंने, वापस से सुनो, दोनों अम्ल आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसकी प्लस इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ होगी। समझ में आया? तो NaOH हमारे पास कितना है, NaOH का हमारे पास निकालना है, X मोल है, मोल वाला फॉर्मूला लगा दो पहले, तो इसमें मोल वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसमें मोलरता वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो कितना आसान है, अगर तुम्हें तुल्यांक आ गया तो इसमें नॉर्मलता दिए, नॉर्मलता वाला फॉर्मूला लगेगा, जो दिया है वैसा फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। मोल निकालने, किसके मोल निकालने, X मोल दिया है X, NaOH का N गुणांक 1, 1 OH है, HCl की मोलरता 0.1, आयतन लीटर में करना मत भूलना, क्योंकि उल्टे हाथ पे यहाँ पे ml में नहीं है, मिलीमोल नहीं है, मिलीमोल होता यानी 1/1000 से क्या कर देते, 1000 से अगर इसे गुणा कर दूं तो मिलीमोल आ जाएगा। कैसे, 1 मिलीमोल का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3 मोल। ठीक है, यानी मोल को 1000 से गुणा कर दोगे मिलीमोल आ जाएगा, या मिलीमोल क्या होता है, 10 की घात -3 मोल, है मिलीग्राम होता है ना, जैसे ग्राम और मिलीग्राम वैसे मिलीमोल और मोल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, X बराबर, अच्छा ये पूरा नहीं हुआ, नॉर्मलता N फैक्टर कितना HCl का, 1H 1, नॉर्मलता कितनी दी है 0.1 m 200/1000। मेरे हिसाब से घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, हल कर लोगे, करूं 0.01 0.02 ऐसे ही आ रहा है, क्या चेक कर लेना भाई मैंने सही किया है गलत, जो भी है, ये हमारे पास मोल आ जाएंगे 0.03 मोल। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, चालीस ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, अब लेता हूं मैं 10% W/V X ml H2SO4 को उदासीन कर देता है। लिखो 40 ग्राम NaOH 10% W/V, X मिलीलीटर H2SO4 को उदासीन कर देता है, X ज्ञात की।
अब तो बिल्कुल सिंपल है, अब तुम्हें करना है, सोच के करो। तुम अब वीडियो पॉज कर दो और खुद करो वीडियो पॉज, खुद करो, गलत मत करना, आराम से करना। तुल्यांक अम्ल और क्षार के तुल्यांक बराबर कर दो। अम्ल क्षार को खा रहा है, तुल्यांक अम्ल के बराबर तुल्यांक क्षार के। ठीक प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। तो हमारे पास कितना आ रहा है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू एन गुणांक बराबर प्रतिशत W/V का फॉर्मूला लगा दो इंटू 10 इंटू आयतन इंटू एन गुणांक बटे मोलर द्रव्यमान। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, घर तक नहीं छोड़ूंगा, खुद करेंगे। मोलर द्रव्यमान 40, एन फैक्टर NaOH का 1, 1 OH माइनस है, प्रतिशत W/V दिया है 10, आयतन लीटर में, ठीक है, x। अब ये x बटा 1000 क्यों किया मैंने, ये लीटर में है, ये किस में है, लीटर में है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया, ठीक है। या यूं समझ लो, आपके पास x की जगह आपने x बटा 1000 डाल दिया, ठीक है। एन फैक्टर कितना हुआ 2, और ये हमारे पास मोलर मास 98, तो हमारे पास x आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो तुल्यांक में जो दिया है और जो पूछा है, क्या दिया है, वजन, द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्या दिया है इधर, प्रतिशत W/V और आयतन पूछा है तो प्रतिशत W/V वाला फॉर्मूला लगा दिया। जो मैंने बड़े से फॉर्मूला लिखा उसमें जिसकी जिसकी जरूरत है उसके फॉर्मूले को बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। देखो, रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूं, हमारे सिलेबस में बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है भी नहीं। रेडॉक्स टाइट्रेशन में वैसे तो 3 तरह के टाइट्रेशन हम जनरली देखते हैं, ठीक है। पहला है K2Cr2O7, दूसरा है KMnO4 और तीसरा आयोडीन, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से होते हैं, पहला आएगा A, KMnO4 के साथ टाइट्रेशन, दूसरा आएगा आपके पास K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेशन, तीसरा आएगा आपके पास आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक, ये आपके पास रेडॉक्स टाइट्रेशन है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्या होता है। अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन का मतलब हमारे पास क्या होता है, अनुमापन का मतलब है हम लोग ऑक्सीकारक और अपचायक के तुल्यांक को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पहला आएगा इसमें A, KMnO4, जैसे मैंने ये बताया हुआ है, KMnO4 अम्लीय माध्यम में कहा जाता है, क्षारीय माध्यम में कहा जाता है। मान लो अम्लीय माध्यम में KMnO4 FeC2O4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और जो भी है हमें उत्पाद याद रखना है। हाँ, उत्पाद हमारे पास क्या बनेगा, अम्लीय माध्यम में +2 बनाता है, आयरन हमेशा +2 से +3 जाएगा, और कार्बन CO2 में जब भी ऑक्सीलेट आयन आएगा कहाँ जाएगा, CO2 में। कैसे पता लगा, मैंने 6 रिएक्शंस लिखाई हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो KMnO4 में आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं दिया है तो अम्लीय माध्यम Mn2+ में जाएगा। लोहा जब भी +2 में होगा, लोहा कहाँ जाएगा, +3 में, और कार्बन +3 से ऑक्सीलेट आयन आ जाए, एसीटेट आयन आ जाए, फॉर्मेट आयन आ जाए, यानी HCOH आ जाए, CH3COH आ जाए, या C2O4 आ जाए 2- या H2C2O4, यानी कुछ भी आ जाए, CO2 बनता है। ये कहाँ बताया, लास्ट रिएक्शन में बताया, नहीं बताया, हाँ ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास Mn जो है +7 से कहाँ गया, +2। अब इसका और इसका अनुमापन कर रहे हैं, तो इसके बारे में मान लो इसका दिया है 0.1 m और 2 लीटर, और इसका पूछ लिया कि इसके मोल बता दो या इसका द्रव्यमान बता दो, मान लो मोल पूछ लिया, इसका मोलरता दिया है, इसके मोल दिए हैं। अनुमापन का मतलब है ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, सिंपल है। याद रखना, जब भी KMnO4 का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसकी और इसकी तुल्यांक बराबर कर दो। n गुणांक आना चाहिए, n गुणांक आपको निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। n गुणांक निकालना नहीं आता, गई भैंस पानी में। एक Mn है, कहां से कहां गया, 7 से 2, 7 - 2, 5 आएगा।
अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे? एक लोहा है, 2 से कहां गया 3, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, प्लस 2 कार्बन, 3 से 4, 4 माइनस 3, इसका तुल्यांक n गुणा m का है 3। अब तुल्यांक बराबर कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसे फेरस ऑक्सिलेट कहेंगे। ये कैसे पता लगता है हमें? मैंने पहले भी बताया, हमें याद होना चाहिए Fe पे +2 कैसे आया, क्योंकि ऑक्सिलेट आयन पे 2 माइनस आया, ये हमें याद रखना। ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस होता है, इस पे 2 माइनस तो इस पे 2 प्लस, मुझे ऐसे समझ में आया, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है। अब दोनों के तुल्यांक बराबर करके हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इसमें हमें मोलरता दिए, मोलरता इंटू आयतन इंटू n गुणांक, मोलरता वाला तुल्यांक का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें मोल n इंटू n गुणांक, ठीक है? मोलरता कितनी दी है? 0.1, वॉल्यूम 2 लीटर, n गुणांक कितना है 5, बराबर इसके मोल निकालने, इसका n गुणांक कितना आया 3, निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्लियर है? तो हमें अनुमापन में KMnO4 में हमें बस ये याद रखना है कि KMnO4 का जब भी अनुमापन करते हैं तो सूचक जो है अपना कलर, सूचक कौन होता है? KMnO4 खुद। तो नोट डाल के पहले लिख लिया, पॉज कर दो वीडियो, अब लिखने के बाद अब नोट डाल के लिखना, KMnO4 के अनुमापन में, KMnO4 के अनुमापन में KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। देखो ना ऑक्सीकारक कैसे, खुद का तो अपचयन किया, दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण किया इसने, तो ये कैसे व्यवहार कर रहा है? ऑक्सीकारक। और ये क्या हो गया? अपचायक, खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है। देखो खुद का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, यहाँ पे खुद का क्या कर रहा है? अपचयन। +7 से कहां चला गया? +2। तो खुद का तो अपचयन कर रहा है, तो खुद का सेल्फ का रिडक्शन करने का मतलब है दूसरों का क्या करेगा? खुद का अपचयन करने का मतलब दूसरों का ऑक्सीकरण। तो KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है एवं खुद KMnO4 सूचक होता है जो कि तुल्यांक बिंदु पर, तुल्यांक बिंदु मतलब जब ये और ये इसको पूरी तरह से खत्म कर दें, मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो जाए तब की बात कर रहे हैं। तो तुल्यांक बिंदु पर यह पिंक कलर दे देता है, यह पिंक कलर, पिंक तो समझते हो ना, पिंक कलर दे देता है। तो हमें याद रखना है तुल्यांक बिंदु पे दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए, क्योंकि ये इसको पूरी तरह से अभिक्रिया करके खत्म कर देगा, अभिकारक दोनों खत्म हो जाएंगे, उत्पाद बनेगा केवल जब तुल्यांक बिंदु आ जाएगा, ठीक है? तुल्यांक बिंदु के पहले क्या होगा यार, एक बार बताओ। एक टंकी भर के अम्ल या क्षार है, टंकी भर के क्षार है, तुमने थूका तो पूरा क्षार थोड़ी खत्म हुआ, बहुत बार थूकना पड़ेगा जब क्षार खत्म होगा। तो यहाँ पे बहुत बार KMnO4 थोड़ा करके डालेंगे, तब जाके K2Cr2O7 खत्म होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो हमारे पास इसके मोल आ गए, इसके मोल दिए हुए थे, बड़ा आसान है। तो हमें ध्यान रखना है KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और खुद सूचक है। अगला है B, K2Cr2O7, डाइक्रोमेट आयन भी बोल सकते हैं, Cr2O7 2-, ठीक है? Cr2O7 2- भी लिख सकता हूँ, K2Cr2O7 भी लिख सकता हूँ। मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो FAS, मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, या मोहर सॉल्ट, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। उत्पाद क्या बनेगा तुम बताओ मुझे। मान लो ये क्वेश्चन आया कि यार इसका द्रव्यमान बताओ और ये है 0.1 m, 1 लीटर इसका खत्म हुआ है, ठीक है? तो हमारे पास इसका द्रव्यमान बताना है और इसकी मोलरता और आयतन दिया हुआ है। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ? बिल्कुल आसान है, तुल्यांक बराबर करने हैं। पर पहले बात, लोगों को पता ही नहीं मोल सॉल्ट क्या होता है, बता चुका हूं। फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट कितना 6H2O, ठीक है? एक पोटाश एलम होता है, उसमें 24H2 आता है,
तो हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो Cr2O7 2- उत्पाद क्या बनेगा, कुछ नहीं दिया तो अम्लीय माध्यम मानते हैं। पहले तो फेरस अमोनियम सल्फेट लिख लो। ये क्या अभिक्रिया करेंगे, ये बनाएंगे Cr2O7 2-, कुछ नहीं दिया अम्लीय माध्यम में कहा जाता है Cr3+। अगर याद नहीं है तो 6 रिएक्शन मैंने वहां पे ये भी बताया था, लोहा जब भी +2 में हो, लोहा कहाँ जाएगा, +3 में जाएगा। लोहा +2 से कहाँ जाएगा, +3 में। अब दोनों के n गुणांक देखते हैं। इसका n गुणांक, अच्छा इसका भी ऑक्सीकरण संख्या +6 से +, ठीक है। केवल लोहे का बदलेगा, बाकियों का नहीं बदलेगा, याद रखना। तो इसका n गुणांक बोल दो पहले। तो इसका n गुणांक होगा 2 क्रोमियम, 6 से 3 गए, 6 - 3, ठीक है। कितना आएगा 6। इसका n गुणांक क्या होगा, 1 लोहा है, 2 से 3 गए, 3 - 2, कितना आएगा 1। दोनों का n गुणांक आ गया, दोनों के तुल्यांक बराबर कर दो। देयरफॉर तुल्यांक इधर के बराबर तुल्यांक उधर के। इधर का फॉर्मूले में मोलरता है, इसलिए मोलरता का फॉर्मूला लग जाएगा। इधर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का कौन सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू n गुणांक। जो फॉर्मूला जरूरत का है वो लगाना है। यहाँ द्रव्यमान पूछा है और यहाँ मोलरता। मोलरता और द्रव्यमान वाले फॉर्मूले दोनों उसमें लिखे हुए तुल्यांक में, याद रखना। मोलरता कितनी है बोलो बच्चों, मोलरता 0.1, आयतन कितना 1 लीटर, n गुणांक कितना है 6। द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान मुझे याद है 392 होता है। बच्चे कहते हैं सर मोलर द्रव्यमान Fe का लूं FeSO4 का लूं, अबे पूरे का लेना है, यहां से लेके यहां तक। पानी का भी जुड़ेगा, 18 × 6। तो खुद करना, मोलर द्रव्यमान जरूर निकालना, एक बार कोशिश करना। n गुणांक कितना है 1, ये द्रव्यमान आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमें क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। यानी K2Cr2O7 में डाइक्रोमेट का, जो नहीं मैं इससे करा रहा हूं, मैं इससे भी करा सकता हूं क्योंकि ये भी ऑक्सीकारक है, ये भी ऑक्सीकारक है। तो मैं FeC2O4 के साथ भी यहां लिख सकता था, ये प्लस FeC2O4 भी लिख सकता। मतलब एक ऑक्सीकारक होना चाहिए, एक अपचायक, ठीक है। अब कहो सर इससे इसकी अभिक्रिया करा सकते हैं क्या, अरे दोनों ऑक्सीकारक है, दोनों केवल ऑक्सीकारक है। KMnO4 K2Cr2O7 से अभिक्रिया नहीं करेगा। एक ऑक्सीकारक होना चाहिए, एक अपचायक। ये क्या है ऑक्सीकारक, ये क्या है अपचायक। देखो ना, खुद का इसने ऑक्सीकरण किया है, लोहे ने खुद का ऑक्सीकरण किया +2 से +3, तो खुद का ऑक्सीकरण करने वाला अपचायक। तो एक ऑक्सीकारक होना चाहिए, एक अपचायक। ये तो वही बात हुई कि दो अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे क्या, नहीं करेंगे। एक अम्ल होना चाहिए, एक क्षार होना चाहिए। अम्ल के तुल्यांक बराबर क्षार के तुल्यांक, ऑक्सीकारक के तुल्यांक बराबर अपचायक के तुल्यांक। तो हर किसी के तुल्यांक बराबर नहीं कर सकते, जैसे क्वेश्चन देता है ये इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये उत्पाद बनेगा, तो क्वेश्चन दे देता है। मेनली आपको n गुणांक निकालना आना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, टफ भी है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो नीचे लिखना, इसमें नोट डाल के लिखना, डाइक्रोमेट आयन या पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन या पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, केवल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। इसमें डाइफिनाइलअमाइन सूचक का प्रयोग होता है, इसमें डाइफिनाइलअमाइन सूचक का प्रयोग होता है, जो कि तुल्यांक बिंदु पर नीला कलर देता है, जो कि तुल्यांक बिंदु पर नीला कलर देता है। तो इसमें कौन सा सूचक मिलाते हैं, डाइफिनाइलअमाइन। और जब अभिक्रिया इन दोनों की पूर्ण हो जाएगी तो कौन सा कलर हो जाएगा उसका, किसका, सूचक का, नीला कलर। इसमें कौन सा हो जाता है, पिंक कलर, खुद सूचक होता है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आया, दोनों बराबर किए, उत्पाद लिखा, n गुणांक निकाला, तुल्यांक बराबर किए, दिमाग मत लगाना, अभी है भी नहीं, ठीक है। सीधे क्वेश्चन करना है कि सॉल्व करना। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके लिए भी लिख लो, नीचे लिखना पॉइंट नंबर 3, H2C2O4 जो है, पॉइंट नंबर 2, H2C2O4 जो है अम्ल की तरह तथा अपचायक की तरह, अब अपचायक दोनों की तरह,
वापस से लिखो, H2C2O4 अम्ल तथा अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्ल तथा अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है और दोनों में ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होगी, ठीक है, वो तुम देखना। अम्ल में कैसे पता लगेगा, अम्ल में कैसे पता लगेगा, तो अम्ल में H2C2O4 जो है 2H+ देगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलेगी, हाँ, और अगर ये तो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, अगर ये H2, ये लिख चुका हूं मैं सब, ये CO2 बनाएगा तो यहाँ किसकी तरह, अपचायक की तरह व्यवहार करेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये लिख लो। प्यारे बच्चों, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक और नोट डाल के लिखना, एक और फॉर्मूला लिखना, remember that equivalent weight of metal oxide अगर आ जाए तो हो जाएगा equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide। अगर तुल्यांकी भार धात्विक ऑक्साइड का आ जाए तो धात्विक ऑक्साइड का तुल्यांकी भार, तुल्यांक नहीं है, वापस से बोल रहा हूं, ये तुल्यांक नहीं है, तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार। अगर आपके पास तुल्यांकी भार मेटल क्लोराइड का आ जाए तो तुल्यांकी भार किसका, मेटल का, प्लस तुल्यांकी भार किसका, क्लोराइड का, ठीक है। अगर आपके पास तुल्यांकी भार मेटल कार्बोनेट का आ जाए, मेटल सल्फेट आ जाए, ठीक है, मेटल हाइड्राइड आ जाए, तो तुल्यांकी भार मेटल का प्लस तुल्यांकी भार सल्फेट का, या तुल्यांकी भार मेटल का प्लस तुल्यांकी भार हाइड्रेट आयन का। तो तुल्यांकी भार मेटल का प्लस तुल्यांकी भार कार्बोनेट है तो कार्बोनेट, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, समझ आ गया। अगर यहाँ पे मेटल नाइट्रेट होता तो मेटल का तुल्यांकी भार प्लस नाइट्रेट का तुल्यांकी भार, अगर मेटल सल्फेट होता तो मेटल प्लस सल्फेट, अगर आपके पास यहाँ मेटल ऑक्सिलेट होता तो मेटल प्लस ऑक्सिलेट। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कभी भी हमारे पास ऐसा आता है तो हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, पहले मैं इसकी हिंदी कर देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। मैं सबकी हिंदी कर रहा हूँ। पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है, धात्विक ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, धात्विक ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, A1 ग्राम मेटल, A1 ग्राम धातु यदि A2 ग्राम ऑक्साइड बनाता है, यदि A2 ग्राम ऑक्साइड बनाता है तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, तुल्यांकी भार डाइवेलेंट मेटल, द्विलकमा मतलब धातु पे +2 चार्ज है, ठीक है, डाइवेलेंट मेटल का W है, तो धात्विक क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो धात्विक क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 60 ग्राम धात्विक कार्बोनेट यदि 40 ग्राम धात्विक ऑक्साइड देता है, 60 ग्राम धात्विक कार्बोनेट यदि 40 ग्राम धात्विक ऑक्साइड देता है
तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा? प्रश्न नंबर 5, NH4 प्लस के कितने मोल, NH4 प्लस के कितने मोल 4 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे? NH4 प्लस के कितने मोल 4 मोल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे यदि खुद को NO3 माइनस में बदलेगा? यदि यह खुद को NO3 माइनस में बदलेगा, यदि यह खुद को NO3 माइनस में बदलेगा। अगला प्रश्न, CuSO4.5H2O का कितना द्रव्यमान 2.54 ग्राम आयोडीन निकालेगा? 2.54 ग्राम आयोडीन निकालेगा जब उसको Ki के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब उसकी Ki के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी। वापस से लिखो, CuSO4.5H2O का कितना द्रव्यमान 2.54 ग्राम आयोडीन निकालेगा जब उसकी Ki के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी? बड़े आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, ये लिखो धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। 20% ऑक्सीजन है तो 80 ग्राम ये मान लेते हैं, 20 ग्राम इसे मान लेते हैं, 20% ऑक्सीजन है ना भाई, तो इसका तुल्यांकी भार, तो इसमें हमारे पास इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक, दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए। तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। ऐसे तो करते हैं तुल्यांकी भार का फॉर्मूले में, यहाँ पे तुल्यांकी भार चाहिए और यहाँ भी हम तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। और अगर तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला नहीं लगाना तो मोलर द्रव्यमान बटे n गुणांक लगा दो, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो बना होगा ऑक्सीजन से बना होगा तो इसका n गुणांक कितना आएगा निकाल लो। ऑक्सीजन का n गुणांक 2 आएगा। कैसे सुन लो, ये देखो, जिसको नहीं आया, मेटल ऑक्साइड है, इधर एरो बनाओ इधर एरो बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये -2 है, ये 0 है। ऑक्सीजन कहां से कहां गया, n गुणांक आएगा, एक ऑक्सीजन है -2 से 0 गया, 0 -2, जिसका द्रव्यमान लेते हैं उसी का n गुणांक लेते हैं। कि सर आपने ऑक्सीजन का n गुणांक क्यों नहीं लिया, O2 का? अरे यार एक बात बताओ, मैं किस किस के तुल्यांक बराबर कर रहा हूँ, इसके, जिसका तुल्यांक लूंगा उसी का तो n गुणांक लूंगा, बाजू वाले का n गुणांक थोड़ी लूंगा, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हैं, उससे कर लो, मोलर द्रव्यमान इंटू n गुणांक, तुल्यांक बराबर तुल्यांक, तुल्यांक का ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला, जो तुम्हारी शक्ति है फॉर्मूला लगा दो। कैसे सुनना, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 होता है, डेफिनेशन बताई थी तुल्यांकी भार में 8 ग्राम ऑक्सीजन, या फिर यहां निकाल लो, सबसे बढ़िया ये है, झंझट खत्म। द्रव्यमान कितना 80 ग्राम, तुल्यांकी भार किसका चाहिए, धातु का, द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16, n गुणांक 2, तो कितना आ जाएगा, तुल्यांकी भार धातु का बराबर आएगा, ये इधर आएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 4 32 ग्राम आ जाएगा। देख लेना, और मैंने गलत तो नहीं कर दी कैलकुलेशन, तुम देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, A1 ग्राम मेटल जो है A2 ग्राम ऑक्साइड बनाता है, तो धातु है और धात्विक ऑक्साइड है, इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक। देखो भाई, इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक। अब क्या करते हैं देखना ध्यान से, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार किसका, मेटल का, इज इक्वल्स टू द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार किसका, मेटल ऑक्साइड का। और अभी अभी मैंने बताया, क्या लिखवाया था कि मेटल ऑक्साइड का तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार मेटल का प्लस तुल्यांकी भार ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका वजन तो A1 ग्राम है, A1 लिख दो, तुल्यांकी भार X मान लिया, ठीक है। वजन इसका क्या है A2 ग्राम, इसका वजन है A2 ग्राम। तुल्यांकी भार मेटल ऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि तुल्यांकी भार मेटल ऑक्साइड का हो जाएगा तुल्यांकी भार मेटल
प्लस तुल्यांकी भार ऑक्साइड, हाँ या ना। और ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या आता है? 8 आता है। देखो ना, 2 8 16, ठीक है, तो 8 आएगा। ऑक्सीजन का मैंने वहां पे ही बताया हुआ है, तो डायरेक्ट कर लेंगे। और हमारे पास मेटल का तुल्यांकी भार कितना है? मेटल का तुल्यांकी भार x मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होगा? 8। हल कर लेना, x का मान निकालना है, A1 और A2 के मान में x का मान आ जाएगा। समझ में आया? वापस से समझ लो, एक बार और समझो। इसके और इसके तुल्यांक बराबर कर सकते हैं, क्योंकि मेटल प्लस ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बना होगा। पूरा लिखूं? किसी को रिएक्शन पूरी लिखनी है तो पूरी लिख लो, कोई तकलीफ की मुझे कोई बात नहीं है। ये पूरी रिएक्शन लिख लो, क्या दिक्कत है? ये लो, धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, एक्स लगाना, एक्स लगा दो, डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके तुल्यांक और इसके तुल्यांक बराबर कर दिए। तुल्यांक क्या होता है? तुल्यांक द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार मेटल का, और यहाँ क्या है? द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार। और तुल्यांक की भार मेटल ऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं? तुल्यांक की भार मेटल प्लस तुल्यांक की भार ऑक्सीजन। ये देखो, यहाँ डायरेक्ट मेटल के तुल्यांक की भार को हमने x मान लिया है, तो मेटल का तुल्यांक की भार x, ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार क्या होता है? ठीक है, 8 आएगा। कैसे? ये देखो ना, मोलर द्रव्यमान बटे n गुणांक को ही तो तुल्यांक की भार कहते हैं। मोलर द्रव्यमान ये तो होता है, तुल्यांक की भार क्या पढ़ा था? तुल्यांक की भार बराबर मोलर द्रव्यमान बटे n गुणांक। n गुणांक 2 ही तो आ रहा है मोलर। समझ में आया नहीं यार? तो ये आ गया, क्लियर है। अगर O2 का निकालते तब भी ये आता है, क्योंकि O2 का मोलर द्रव्यमान 32, तो इसका n गुणांक कितना? 4, तो 32 बटे 4 8 ही आएगा वो। वहां 32, इसका अगर लिखोगे तो 32, और इसका n गुणांक आएगा 4, 32 बटे 4। यहाँ पे या तो 16 बटे 2 लिखो, O का लिखो या O2 का लिखो, तुल्यांक की भार सेम आएगा। O का तुल्यांक की भार क्या आएगा? देखो, O का मोलर द्रव्यमान 16, O का मोलर द्रव्यमान 16, O का n गुणांक कितना आया? 2, और चाहो तो आप O2 का ले लो। तो ये हमारे पास हो गया। प्रश्न नंबर 3, ये तो बहुत बढ़िया है, इजी है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। यार देखो, डाइवेलेंट मेटल है +2, क्लोराइड पे होता है -1, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, MCl2, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार दे रखा है W, देन मोलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड। इसका तुल्यांकी भार W है, मेटल क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है। अब कैसे, क्या फॉर्मूला लगाएं? तो हमारे पास क्या होता है? तुल्यांकी भार इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब लफड़ा है कि तुल्यांकी भार तो मेटल का दिया है, क्लोरीन का तो दिया ही नहीं है। ध्यान से सुनना, इसको ऐसे लिखो और ढंग से, तुल्यांकी भार मेटल क्लोराइड। अब मोलर मास किसका पूरे का चाहिए? तो मोलर द्रव्यमान मेटल क्लोराइड बटे n फैक्टर, ठीक, ऐसे ही करते हैं। तो अब कैसे करें? सोचो, समझ में आया नहीं आया? तो बहुत आसान है, देखो, बताओ भाई बताओ। तो सोचो क्या हुआ मेटल का। अब देखो, मेटल जो है, अगर मेटल पे +2 चार्ज है, इसका तुल्यांकी भार मैं लिखता हूं मेटल का, तो ये होता है मोलर द्रव्यमान बटे n गुणांक। तो हमारे पास तुल्यांकी भार मेटल का W है, मोलर मास हमें नहीं पता n गुणांक कितना है, 2 जो आवेश होता है वही n गुणांक होता है। तो मोलर मास कितना आ गया? 2W, किसका? मेटल का। Therefore मेटल क्लोराइड का कितना हो जाएगा? इसका तो हो गया 2W, इसका क्या हो जाएगा? 71, तो 2W + 71 आंसर। बड़ा आसान है, मेटल पे लगा दिया तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला, तो इजी कर दिया मैंने। प्रश्न नंबर 4, 60 ग्राम, बिल्कुल सिंपल है। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ऐसे लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड, तो इसके तुल्यांक बराबर इसके तुल्यांक। तुल्यांक में कैसे लिखते हैं? द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार मेटल कार्बोनेट बराबर द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार मेटल ऑक्साइड। तो द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम, 60 डिवाइडेड बाय मेटल का तुल्यांकी भार
प्लस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। ये मैंने आज ही बताया है कि ये आपको याद रखना है। द्रव्यमान कितना 40 ग्राम बटे तुल्यांकी भार किसका, मेटल का, प्लस तुल्यांकी भार किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। अब हमने क्या कर दिया, 60 अपॉन, कुछ बच्चे करेंगे कि सर कैसे करें, कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, आयन का बताया है मैंने। ठीक है, तुल्यांकी भार पिछले लेक्चर में कार्बोनेट का, इसका मूल द्रव्यमान बटे इसका एन गुणांक, कार्बोनेट का मूल द्रव्यमान बटे एन गुणांक बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तुल्यांकी भार में, और तुल्यांकी भार मेटल का हमें निकालना है, एक्स मान लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छा रहता। ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का मूल द्रव्यमान बटे आवेश, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है NH4 प्लस जो है कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन कितने मोल NH4 प्लस निकालेगा। मतलब हुआ क्या, NH4 प्लस से क्या बना, NO3 माइनस। तो यहाँ पे -3, 3 2 जा 6, -1 +5, तो इसका n गुणांक कितना आएगा, इसका n गुणांक आएगा 5 -3, कितना आएगा 8, n गुणांक 8 आएगा। तो हमारे पास अब सुनना, n गुणांक क्या होता है, n गुणांक होता है 1 मोल, n गुणांक का मतलब क्या होता है, 1 मोल NH4 प्लस जो है, प्रति मोल NH4 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, 8 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 4 का कौन करेगा, आधा मोल NH4 प्लस करेगा, आधा मोल NH4 प्लस किसका करेगा, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, हाँ या ना। या इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, तुल्यांक बराबर तुल्यांक। तुल्यांक में फॉर्मूला क्या चाहिए, अब सुनना ध्यान से, हाउ मेनी मोल्स, NH4 प्लस के कितने मोल्स चाहिए, n इंटू n गुणांक, और यहाँ आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। मैंने फॉर्मूला बताया है, जो पूछा जाए और जो दिया जाए दोनों बराबर कर देंगे। तो हमारे पास मोल चाहिए NH4 प्लस का, n गुणांक कितना आया 8, यहाँ 8 लिख देंगे, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिए है, तो n बराबर कितना आएगा 1/2। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, तो ये भी आंसर आया यहाँ, सॉरी ये आंसर आया या ये आंसर आया। मेरे हिसाब से सबको समझ में आना चाहिए, सिंपल है, ज्यादा बेटर है ये। तुल्यांक बराबर तुल्यांक, n इंटू n गुणांक और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल किसके चाहिए, NH4 प्लस के मोल चाहिए, n गुणांक कितना है 8, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिए 4, तो n आ जाएगा 1/2। फिर भी समझ में नहीं आया, मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कॉल ज्यादा बेटर है। समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कॉल करो भाई, ठीक है, मेरा नंबर है ही सबके पास। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है लिख लो 9314144568। जो समझ में नहीं आया, जो दिक्कत है मुझे बोल देना, SG सर, ठीक है, शांतनु गुप्ता मेरा नाम है, ठीक है, नोट कर लो फोन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस। अब याद रखना, इनऑर्गेनिक्स में इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए। CuSO4.5H2O प्लस Ki जो है ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास बनाएगा CuI प्लस I2 प्लस K2SO4 प्लस वाटर जो भी है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि Cu का यहाँ +2 से कॉपर कहाँ गया, +1 में, आयोडीन यहाँ -1 में, यहाँ -1 में, यहाँ 0, तो इसका n गुणांक क्या आएगा, इसका n गुणांक आएगा, एक कॉपर है 2 से 1 गया, 2 -1, और किसी का नहीं बदला, इसका n गुणांक 1 आएगा। और किसका द्रव्यमान दिया, आयोडीन का, तो आयोडीन का n गुणांक निकालेंगे। इसका n गुणांक कैसे निकालेंगे, 2 आयोडीन है, 0 से -1, इधर से उधर, ठीक है, 0 -1 कितना आएगा 2, तो तुल्यांक बराबर कर दो, तुल्यांक CuSO4.5H2O के तुल्यांक बराबर, तुल्यांक किसके बराबर कर दो, आयोडीन के। अब क्या पूछा है, द्रव्यमान, CuSO4.5H2O का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दो, इंटू n गुणांक। आयोडीन का भी द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दो, द्रव्यमान अपॉन मूला द्रव्यमान इंटू n गुणांक, ठीक है। तो द्रव्यमान हमें इसका निकालना है, मूला द्रव्यमान मुझे याद है शायद 249.5 होता है इस पूरे का, देख लेना, n गुणांक कितना आया 1, द्रव्यमान कितना दिया है 2.54, मूला द्रव्यमान आयोडीन का 254, ठीक है, आयोडीन का
254 I2 का इतना ही होता है ना, देख लेना आयोडीन का एन फैक्टर कितना है 2, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 127 होता है आई का, तो वजन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, फिर भी किसी को लगे सर मुझे तो ये क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, मुझे तो ये दिक्कत आ रही, मुझे कॉल करो। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे आइडिया होगा कि तुम्हें किस जगह परेशानी आ रही, मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।